जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग। आज बहुत दिनों बाद हम लोग फिर से ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपको। और जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, उसको ना प्रोवाइड करवाने की जो वजह है ना, वो एक सिंपल सी वजह, कोई ख़ास वजह ऐसी है नहीं, और वो है सिलेक्शन होने और ना होने की वजह। इससे ज़्यादा बड़ी वजह वैसे होगी नहीं कोई और। जब हम ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो उस ऑनलाइन क्लासेस का जो मामला है ना, वो अपनी वैल्यू खो देती है। और वो वैल्यू इस वजह से खो देती है कि जो चीज़ें बिना कीमत के मिलती हैं ना, फिर वो अपनी कीमतें खो बैठती हैं। अगर जो बच्चा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, वो बच्चा मेरे सामने है, मुझे पता होता है कि इस बच्चे को इतना काम देना है और इस बच्चे से इतना काम मुझे करवा लेना है कल तक। अगर वो जैसे भी करेगा ना, उस तरीके से मैं उसको करवा लूँगा। लेकिन जब मैंने आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दी, जो जो चीज़ मैंने ऑफलाइन पढ़ाई है ना, वही मैंने ऑनलाइन दी हुई है आपको एज इट इज़, कोई उसमें फेरबदल कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ये पता हुआ है कि जो ऑफलाइन बच्चा है ना, वो उस काम को कल करके ला रहा है, और जो ऑनलाइन वाला है ना, वो आराम से उसने वीडियो देखी रैंडमली, जैसे ही वो क्लास की वीडियो देख रहा है, उसी समय पे उसकी इच्छा होती है वो कोई और चीज़ें चलाने शुरू हो गया। कभी गेम चल रहे हैं, कभी उसकी चैटिंग चल रही है, कभी डेटिंग चल रही है, तो फिर कभी कभी तो उसकी स्थिति हो जाती है, तो वो पूरा सोशल मीडिया पे तो 2 घंटे के लिए सोचा था, 10 घंटे चलेगा, उसको पता ही नहीं चला कि मैं समय दे पा रहा हूँ। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये फ़र्क है। इस वजह से मैं सोचता हूँ कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड ना करवाई जाए। समझ में आ गया, फ़र्क साफ है। चलो, तो इस वजह से मैं ऑफलाइन को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। इतिहास में सबसे पहला जो चैप्टर होता है ना, उसको हम बोलते हैं पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल। और जो पाषाण का अर्थ है वो है पत्थर, और काल का मतलब है समय। तो वो वाला समय जब मनुष्य पत्थर से अपना जीवन यापन करता था, पत्थर खाता नहीं था, कि पत्थर की वजह से उन्हें भोजन की प्राप्ति होती थी। अब क्या इनका मामला है? बात यह है कि हम बात कर रहे हैं बहुत पुराने समय की। ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं हम। 25 लाख साल पहले की बात कर रहे हैं। समझो आप कितना पुराना वाला समय है। तो 25 लाख साल से लेके 3000 ईस्वी पूर्व तक ये समय चला। इतना लंबा समय है, इतिहास का बहुत बड़ा समय है। और इस समय का जो पूरा का पूरा जो दायरा है ना, वो पत्थर के इर्द गिर्द घूमता रहा। और कैसे बात करते हैं, देखो समझो अच्छे से। पाषाण काल के जो लोग हैं, पाषाण काल के लोग, वो इतने सभ्य नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे कि वो आज की जो दुनिया तुम्हें दिखाई पड़ती है उस तरीके से दिखाई पड़े। अगर हम प्रारंभिक जीवन की बात करेंगे ना, तो प्रारंभिक जीवन इनका ऐसा था कि ये बिल्कुल पशु की भांति रहना होता था। इनका जो खाने की बात करें तो इन्होंने पत्थर उठाया, पत्थर से शिकार किया, शिकार करने के बाद फिर उसको खा लिया। और खाने के बाद इनको जो रहन सहन वाली जो स्थिति है, वो बिल्कुल आज के जैसे तुम देखो तो जैसे लंगूर को देख सकते हो, या फिर किसी अन्य ऐसे किसी जानवर को देखोगे, उसकी तरह रहना। पेड़ पे आके सो गए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इनको भाई मिली गई, कोई दिक्कत वाला मामला है नहीं। देखो बोलते हैं ना, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो एक मुलाकात जरूरी है सनम नहीं भाई, जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और खाना। क्या? हवा, पानी और खाना, ये जरूरी है। एक मुलाकात से कुछ नहीं होने वाला, एक से क्या 10 से भी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। तो जिंदा रहने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है भाई? एक तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है भाई, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पानी की जरूरत होती है। और तीसरा मामला किसका है भाई? फूड का है। ये हो गया, उसके बाद बात खत्म। ये बेसिक नीड है इंसान के लिए। अब बोलेंगे कि आवास, वो जो बोलते हैं सर रोटी कपड़ा मकान, अरे कपड़ा नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मकान नहीं भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आदि मानव की बात कर रहा हूँ। आज तो बेसिक नीड है ये। आज तो बेसिक नीड सोशल मीडिया भी है तुम्हारे लिए। आज तो नेट भी तुम्हारी बेसिक नीड हो गया है। जिस दिन नेट नहीं होता, उस दिन ऐसा लगता है कि दुनिया अधूरी अधूरी हो गई है। तो वो तो फिर बेसिक नीड्स तुमने क्या बना रखी है, वो एक अलग चीज। मैंने बोला कि जो अगर मूलभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे हम, तो मूलभूत आवश्यकताओं की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, पानी और खाना, ये बेसिक नीड है इंसान के लिए। बाकी जो चीजें हैं ना, वो मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने बोला कि पाषाण काल का जो प्रारंभिक जो दौर है, उसको हम बोलते हैं पुरा पाषाण काल। पुरा का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन होता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है पाषाण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और काल का मतलब समय। ये जो पुरापाषाण काल है ना, इसी को तुम देखोगे तो ये 25 लाख ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख साल पहले से लेके और ईसा मसीह के जन्म से 10,000 ईस्वी पूर्व तक, 10,000 साल पहले तक ये चला। अब इस दौर को देखो भाई, ये कितना बड़ा ये काल है। अगर मैं तुम्हें बोलूं
कि इतिहास में इससे बड़ा तुम्हें दूसरा कोई काल नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। अगर पेपर में भी है ना तो लगा देना, इतिहास का सबसे लंबे समय तक चलने वाला काल कौन सा है? पुरापाषाण काल है। कौन सा है? पुरापाषाण काल है। पाषाण काल का एक भाग है ये। पुरापाषाण काल क्या है? पाषाण काल का ही एक भाग है। और यहाँ पे समझो तुम अच्छे से, तो मैंने बोला कि जैसे जो पुरापाषाण काल है ना, पुरापाषाण काल की कुछ विशेषताएं हैं। तो पुरापाषाण काल की विशेषता में जैसे मानव पूर्णतः शिकारी हुआ करता था, मैं बताई दे, बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, मतलब शिकार करने के लिए इनका मतलब मामला क्या हुआ करता था, जो इनमें इतनी समझ नहीं थी कि ये उन पत्थरों को मतलब काटें, उससे औजार बनाएं, या फिर उनको ये समझ पाए कि छोटा पत्थर होगा तो वो दूर तक जाएगा या क्या। इनके माइंड में ये था कि बिल्कुल वही वाली स्थिति कि हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। नहीं नहीं, हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा रिजल्ट होगा। नहीं समझ में है? हम जितना ज्यादा खाना खाएंगे उतने ज्यादा हम विकराल होते जाएंगे। अरे भैया, गंदा खाना खाओगे तो बीमार होके मतलब हड्डी पसलियां वो भी नहीं बचेंगी। तो इनकी भी जो स्थिति हुआ करती थी, वो ये सोचते थे कि हम मतलब बड़ा पत्थर है तो बड़े पत्थर से हम मारेंगे हिरण को। मान लो कि हिरण के पेट में जाके मतलब पत्थर लगा, इतना बड़ा वाला पत्थर है, अब वो सोचते थे कि ये मर जाएगा, बस कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसी जगह पे एक समझदार सा व्यक्ति आया, उसने क्या किया, उस बड़े पत्थर को मतलब तोड़ा, और बड़े पत्थर में से छोटा पत्थर बनाया, उसको नुकीला किया, और वो दूर तक मारक क्षमता भी उसकी हो गई। क्योंकि क्या है, देखो, बड़े पत्थर को तुम दूर तक नहीं फेंक पाओगे ना, लेकिन अगर वो पत्थर छोटा है तो उसको तुम दूर तक भी फेंक पाओगे। और दूसरी बात, वो नुकीला हो गया है, तो नुकीला होने के बाद जब वो किसी भी बॉडी पार्ट में अगर जाके लगेगा तो फिर मामला क्या बनेगा, ब्लड निकलने लगेगा। और जब ब्लड निकलने लगेगा तो थोड़ी देर बाद मतलब वो जो पशु है वो मतलब गिर जाएगा, और मतलब थोड़ी देर बाद वो डेथ कर जाएगा। हाँ या ना? तो ये वाली जो स्थिति है ना, ये पुरापाषाण काल में नहीं हुई, बल्कि ये स्थिति है जहाँ ये हुई तुम्हारे मध्य पाषाण काल में। कब हुई? मध्य पाषाण काल में हुई। और धीरे धीरे वही मतलब जो समझदारी का मामला है और बड़ा, और नवपाषाण काल आया, और नवपाषाण काल में इन्होंने मिसाइल का आविष्कार कर दिया। मिसाइल का आविष्कार का मतलब क्या है, इन लोगों ने मतलब जो पेड़ है ना, पेड़ की छाल को मतलब छीला, और पेड़ की छाल को छील के उससे रस्सी सी बनाई, और रस्सी में एक छोटे से पत्थर को नुकीला करके ऐसे करके मतलब घुमा के मतलब मारना है। अब वो देखो, जो बड़ा वाला पत्थर था वो तुम्हारी मारक क्षमता कितनी थी? 20 मीटर। तुम्हारे बिल्कुल पास में है, तब जाके तुम किसी को मार पाओगे, और वो भी तब पशु को मार पाओगे जब उसके सिर पे लग गया हो, या किसी ऐसी जगह पे जाके लगा हो कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाए। अन्यथा वो पशु मरेगा ही नहीं। जैसे मान लो कि अगर किसी ने मतलब लठ मार दिया और ये मेरे शोल्डर पे पड़ा हुआ है, तो मेरा शोल्डर टूट सकता है, मौत थोड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर वही लठ मेरे सिर पे पड़ गया होता तो मौत हो जाती। लेकिन लठ तो छोड़ दो, अगर छोटा सा एक कंकड़ भी आके अगर मेरे सिर में पड़ा होता तो वो छोटा सा कंकड़ भी मतलब मौत का कारण बन सकता था। हाँ या ना? तो जब वो पत्थर है ना, पत्थर को छोटा किया गया, नुकीला किया गया, और उस पत्थर की मारक क्षमता है ना, उस मारक क्षमता को उन्होंने मतलब दुगुना तिगुना चार गुना मतलब कर दिया। और वो दुगुना तिगुना चार गुना कैसे हुआ? क्योंकि देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मुझे ये दीवार तोड़नी है, और अगर ये दीवार तोड़नी है तो इस दीवार में मैं लगातार लगातार प्रहार करूं अपने हाथ से, तो मेरा हाथ जरूर टूट सकता है, लेकिन ये दीवार नहीं टूटेगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी हाथ से पकड़ के मैं हथौड़े का बार बार मतलब इस्तेमाल करके इस दीवार को तोड़ना चाहूं तो ये दीवार टूट जाएगी। तो जब उन्होंने वो जो छाल निकाली पेड़ की, और उसमें से रस्सी बनाई, और रस्सी में मतलब जो छोटा सा कंकड़ है उसको रखा, तो उसको गांव में मतलब बोलते हैं भाई गोफिन। क्या बोलते हैं? फिर दूसरा मतलब उसी से मतलब ग्लोड बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? ग्लोड। और उसी टेक्नोलॉजी पे तो आगे चल के क्या बन गई? मिसाइल। उसी टेक्नोलॉजी पे आगे चल के क्या बन गई? बंदूक बन गई। क्या बन गई? बंदूक बन गई। तो जो मिसाइल तकनीक है ना, वो भाई आज की दिमागी उपज नहीं है, वो बहुत पुरानी दिमागी उपज है। और जब हम अपने ग्रंथों की बात करते हैं ना, जो भारतीय ग्रंथों का लोग मतलब मजाक बनाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, तो तुम देखो ना, महाभारत में जो एक कैरेक्टर था, संजय का कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर? संजय। संजय क्या करता था? धृतराष्ट्र के पास रहता था, और वहीं से वो मतलब क्या करते थे, मतलब महाभारत में जो भी घटनाएं घटती थी उन सबको मतलब बताते रहते थे। लोग जब उनके बारे में पढ़ते थे, महाभारत को पढ़ते थे, तो मतलब बहुत सारे लोग तो देखो, एक होता है आंख बंद करके विश्वास कर लेना, और दूसरा होता है कि आंख बंद करके मतलब गाली देना, या मतलब उनका मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना। तो कुछ लोग तो ऐसे थे कि देखो देखो कैसा था संजय, क्या बात है, ऐसा मतलब मामला है। और दूसरा व्यक्ति है ना, वो दूसरा व्यक्ति बोला देखो कैसा चूतिया आदमी है, मतलब बेवकूफ है पूरी तरीके से। ऐसा कैसे हो जाएगा? किसी आदमी को कैसे पता चल जाएगा कि वहां पे महाभारत मतलब जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वहां पे क्या हो रहा है? तो भैया, आज वीडियो कॉलिंग जैसी स्थिति हो गई कि नहीं हो गई? जब मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी तब मोबाइल के बारे में कौन ऐसी कल्पना कर सकता था? चलो मोबाइल आ भी गई, कौन मतलब ऐसी कल्पना कर सकता था कि मतलब यहाँ पे घर बैठे बैठे हम दूसरे व्यक्ति को अमेरिका में बैठे बैठे देख पाएंगे? ये क्या कोई कल्पना कर सकते थे? जब रावण के पुष्पक विमान की बात होती थी कि विमान मतलब उड़ता था, तो लोग मतलब बोलते थे कि यार कैसा आदमी है, वैसे ही लफाजेबाजी, कैसे उड़ जाएगी कोई चीज ऐसे, मतलब क्या वो पक्षी है क्या? क्या आज हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहे हैं?
उड़ रहे हैं ना। लेकिन उस समय पे तो मतलब वो चीजें हमारे लिए, देखो तब तक तुम आईएएस की तैयारी कर रहे हो, तुम आईएएस बने नहीं हो, तब तक तुम्हारी खिल्लियां उड़ाई जाएंगी बहुत बुरी तरीके से। तुम ऐसा ही बनना चाह रहे हो, कोई एसडीएम बनना चाह रहा है, कोई अपने अपने सपने लेके बैठे हैं, सब अपने अपने से, तो तब तक वो मजाक बनाई जाएंगी जब तक वो सफलता में तब्दील नहीं हो जाती। और जैसे ही सफलता में तब्दील होंगे उस दिन मतलब लोग बोलेंगे अरे हमें तो पहले ही पता था, अरे वो तो होनहार था ही। जब तक वो सफल नहीं हुआ तब तक वो होनहार नहीं है, लेकिन जैसे ही सफल हो गया तो फिर लोगों की नजर में वो पहले से ही होनहार हो गया। जैसे ये तो मतलब बहुत ज्ञाता थे, इन लोगों को तो पहले से ही सब कुछ मतलब पता हुआ था, ये वाली स्थिति। तो ये जो चीजें हैं ना, ये धीरे धीरे एक क्रमिक विकास है, ऐसे ही एकदम से नहीं हो गया ये सारा का सारा मामला। मैंने बोला कि जो मनुष्य है ना, प्रारंभिक जो उनका दौर है ना, उनका जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है ना, ये तो प्रकृति ने दे ही रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पानी की व्यवस्था ये भी प्रकृति ने कर रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब बात आती है खाने की, तो खाने की व्यवस्था जो इनको खुद करनी थी, तो इन्होंने काय का सहारा लिया, शिकार का। काय का? शिकार का। और शिकार करने के लिए इन्होंने मतलब एक पत्थर है, पत्थर की व्यवस्था की, और पत्थर से मतलब ये क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो लेकिन मैं तुमसे बोल रहा हूं कि समय के अनुसार चीजें चेंज हुई। इन्होंने जो प्रारंभिक दौर है ना, प्रारंभिक दौर में तो इनकी स्थिति ये होती थी भाई, शिकार किया, शिकार खाया, और उसके बाद पेड़ पे मतलब जैसे बंदर लंगूर जैसे मतलब लटक रहे होते हैं वैसे जाके सो गए। इनके 8-8 10 लोगों के मतलब ग्रुप हैं। अब इनके उस समय पे इनकी कोई नैतिक परंपराएं, नैतिक व्यवस्थाएं होती होंगी, या बिल्कुल पशु की तरह मतलब स्थिति होती थी? पशु की तरह स्थिति होती थी। आज तुमने किसी सांड को देख के ये वाली बात तो नहीं बोली होगी कि देखो कितना बड़ा हो रहा है लेकिन नंगा घूम रहा है, बोला है कभी? नहीं। किसी गाय को देख के देख, शर्म नहीं आ रही, अपने बाप का मतलब नाम बदनाम कर रही है, नंगी घूम रही है। ये भैंस देखना, भैंस हो रही है मतलब, लेकिन फिर भी इसको शर्म नहीं है। कभी मतलब ऐसा कुछ बोला है तुमने? नहीं ना। क्योंकि उन्होंने, उनको जिस हिसाब से तुमने देखा हुआ है, उनका जितना क्रमिक विकास हुआ है ना, वो उसी हिसाब से है, और उनको हमने इसी नजर से अभी तक मतलब देखा हुआ है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यही वाली स्थिति, जैसे तुम किसी को जिस हिसाब से देखते चले आए हो, अगर वो उससे एकदम से कुछ चेंज कर दे तो वो व्यक्ति एकदम अलग लगेगा। कोई पुरुष अगर वो महिलाओं वाले वस्त्र धारण करके तो मतलब तुम्हें दिखाई पड़ जाए, तो तुम ऐसी कंडीशन होगी कि ये क्या हो गया भैया, या फिर ये बोलेंगे तो पागल हो गया, ये कल तक तो ठीक था। हाँ या ना? जब प्रारंभिक समय था तो ये सारे के सारे लोग कैसे रहते थे भाई, नग्न अवस्था में ही रहते थे, और कोई नैतिक व्यवस्था नहीं हुआ करती थी कि मतलब ये किसकी बात, कौन सी विवाह परंपरा, कौन से मतलब ये बड़ा बड़े का सम्मान, छोटे का सम्मान, ये सब चीजें कुछ नहीं चलती थी। ये छोटे छोटे समूहों में रहने वाला मतलब मामला होता था, 10 लोगों का, 12 लोगों का ये ग्रुप मतलब रह रहा है। धीरे 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 मतलब विकास हुआ। आज हम मतलब बोलते हैं कि भाई, जैसे मान लो कि बोलेंगे कि ये कुछ प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये ऐसे, ये सेंसिटिव ऑर्गन है भाई। प्राइवेट पार्ट्स क्या होते हैं? सेंसिटिव। और उनमें से जैसे मान लो कि अगर मेरे कान में से मतलब मवाद निकलने लग जाए, मेरे कान में मतलब कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं जो चीजें मतलब देखने में अच्छी नहीं लगती, या फिर एक तरीके से वो चीजें मतलब हमें घृणा पैदा कर रही हैं, तो उनको ढक के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? हमें जुकाम तक हो जाता है तो क्या करते हैं भाई, मास्क लगा लो, हाँ या ना? नहीं। तो वो जो सारी की सारी जो ऐसे बॉडी पार्ट हैं जो सेंसिटिव है, या फिर उनको नुकसान हो सकता है, प्रकृति से भी नुकसान हो सकता है, या फिर उनको खुले में छोड़ने से मतलब नुकसान हो सकता है, इस वजह से उनको ढका गया। अगर धूल भरी आंधियां चल रही होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम मतलब खुले में ऐसे करके सीना तान के चल रहे होते हैं कि मतलब उसको मुंह को कवर कर लेते हैं? कवर करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो किसी के डर की वजह से करते हैं, या फिर भैया वो प्रकृति के जो जलवायु का जो मामला है, या प्रकृति के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से करते हैं? ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से। ठंड में मुझे तो कोई नहीं दिखता कि भाई वो व्यक्ति है वो एकदम से नंगा होके घूम रहा है, या फिर हमें मतलब गर्मी में तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता कि मतलब रजाई ओढ़ के घूम रहा है, नहीं ना। तो जो हमारा जो कल्चर भी डिसाइड होता है ना, कल्चर वो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से होता है, हमारी बॉडी के हिसाब से होता है, जो हिसाब से, जिस हिसाब से प्रकृति रखना चाहती है ना, उस हिसाब से धीरे धीरे चीजें डेवलप होती हैं। इन लोगों ने धीरे धीरे मतलब काय का इस्तेमाल किया, उन पार्ट को ढकने के लिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें थी कि उनसे मतलब एक तरीके से दिक्कत होती थी, तो उन्होंने केले के पत्ते का मतलब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे और समझ आई, धीरे धीरे और मतलब ज्यादा इनमें मतलब विकास हुआ। तो ये देखो यहाँ पहले तो इनका पेड़ पे रहने वाली जो स्थिति है ना, अब ये पेड़ से उतर के इन्होंने देखा कि देखो हमें जरूरत काय है कि मूलभूत जरूरत इनकी क्या है, एक तो ऑक्सीजन जो प्रकृति दे रही है, दूसरा जल की जरूरत है जो इन्हें नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा, झरनों के द्वारा, इनके द्वारा प्राप्त हो रहा था जल। लेकिन जब ये
पेड़ पे रह रहे हैं तो पेड़ से उतर के ये मतलब पानी पीने मतलब तालाब में जा रहे हैं या कहीं पे जा रहे हैं या मतलब झरने में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं ऐसे करके। अब सोच के देखो कि इन्होंने बोला कि पेड़ पे सिक्योर भी इतने खास तो है नहीं, कभी बारिश हो रही है तो ज्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे जैसे समझ होगी, इंसान समझदार होगा ना, तो इन्होंने क्या किया, नदियों के किनारे जो मतलब कंदराएं होती हैं, गुफाएं होती हैं, उनको अपना निवास स्थान बना लिया। तो पेड़ों से उतर के ये कहां पे पहुंच गए भाई, गुफाओं में पहुंच गए। जब ये गुफा में रहने लगे तो इनके दो फायदे हुए। दो फायदों में से एक फायदा तो ये हुआ कि अब इन्हें शिकार करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता है, बल्कि ये तो गुफा में छुपे हुए हैं और इन्होंने देखा कि एक मतलब हिरण है वो पानी पीने आया, तो यहीं से उठा के इन्होंने पत्थर मारा और इन्हें पानी भी वहीं उपलब्ध, खाना भी वहीं उपलब्ध, ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, करो जल भी। समझ गए? तो ये वाली स्थिति। अब देखो, जहां पे हिरण पानी पीने आ रहा है वहां पे शेर भी तो आ रहा है पानी पीने, वहां कोई शिकारी जानवर भी तो आ रहा है ना जो तुम्हारा शिकार कर सकता है। तो ये भी तो जानवर थे। देखो क्या होता है, एक तरीके से संतुलन बनाने के लिए स्थिति ऐसी होती है कि बिल्ली चूहे को खा रही है तो बिल्ली को भी तो कोई ना कोई खा रहा है, सांप किसी को खा रहा है तो सांप को भी तो कोई ना कोई खा रहा है। समझ में आ रहा है? मेढक को मतलब सांप खा गया, सांप को मतलब कोई और जानवर खा गया, उस जानवर को कोई और जानवर खा गया, उसको कोई और खा गया, घास को मतलब गाय खा रही है, गाय को शेर खा गया। क्रम है ना, ये तो एक चैन है। चैन क्या है? ये चैन। और ये चैन अगर मतलब टूटती है ना तो सारा का सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अगर ये जो मनुष्य है, ये मनुष्य मतलब शिकार करने गया हिरण का, तभी पीछे से मतलब आ रहा था एक टाइगर, उसने इसका शिकार कर लिया। ऐसा होता रहा होगा लंबे समय तक, हाँ या ना? जब ये कंडीशन मतलब रही तो इनमें थोड़ा सा और मतलब इन्होंने बोला कि अब एक व्यवस्था करते हैं यार, क्या पता मतलब चीजें संभल जाए। तो इन्होंने एक पशु को पालतू बना लिया और वो पशु है कुत्ता। कौन सा पशु? कुत्ता। कुत्ते को इन्होंने पालतू बनाया और कुत्ते को पालतू बनाने की वजह देखो, कुत्ता मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला पालतू पशु है। कुत्ते की जो सुनने की क्षमता होती है वो मनुष्य की तुलना में बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही कुत्ते का शिकार करने ये मनुष्य जाते थे तो उससे पहले कुत्ता भाग खड़ा होता था। और दूसरी कंडीशन ये है कि कुत्ता तो सिर्फ नाम से बदनाम है ना, बेवफा तो इंसान होता है, कुत्ता तो वफादार होता है भाई, सच में। अब इंसान की जो कंडीशन है ना, वो जैसे मान लो कि वो कुत्ते का अगर शिकार भी करने गया तो कुत्ता मतलब भाग गया। दूसरी स्थिति, अगर कुत्ते को प्यार से बुलाया तो कुत्ता मतलब तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि यार ये तो अपने काम आ सकता है। और दूसरी कंडीशन इन्होंने देखी थी कि जब जब कोई अटैक होता है तो कुत्ता भाग खड़ा होता है। मतलब इसको पहले से कैसे पता चल जाता है कि कुछ दुर्घटना होने वाली है। तो इन्होंने कुत्ते को पालतू बना लिया और कुत्ते को पालतू बनाने से इनके दो फायदे हुए। एक तो ये शिकार होने से बच गए और दूसरा इनको शिकार करने में मदद मिल गई। कुत्ता बता देता था कि यहाँ शिकार है, तो इनके शिकार करने में भी मदद मिल गई और शिकार होने से भी बच गए। तो अगर पेपर में तुम्हारे में प्रश्न आता है कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया, तो किसको बनाया गया? कुत्ते को बनाया गया। बाद में जाके मतलब इन्होंने अन्य पशुओं को भी मतलब पालना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, पेड़ों से उतर के ये कंदराओं में पहुंच गए। फिर इनकी जो स्थिति हुई, फिर उन्होंने मतलब की खेती की शुरुआत। काय की शुरुआत? खेती की शुरुआत। जब इन्होंने खेती की शुरुआत की तो फिर इनको स्थायी बस्तियां बनानी पड़ी, मतलब एक जगह पे रहना पड़ गया। और देखो, अगर हमारे पास 4 पशु हैं तो हम अपने 4 पशुओं को तो एक जगह से लेके दूसरी जगह जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं ना। अगर समझो कि एक जगह पानी खत्म हो गया तो दूसरी जगह पे हम मतलब पशुओं को लेके जा सकते हैं, या फिर मतलब वहां पे कोई दुर्घटना या फिर अच्छी स्थिति नहीं है, वहां पे कोई खतरे की जगह है तो वहां से दूसरी जगह जा सकते हैं। लेकिन जब हम खेती करने लग जाएंगे तो फिर हमें स्थायी रहना पड़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि खेती की तो ये स्थिति हो नहीं सकती कि देखो गेहूं का बीज डाल दिया और फिर इतना बड़ा पौधा हो गया, फिर उस पौधे को बोल रहे हैं कि चल भैया अब अपना गुजारा यहाँ नहीं होगा, कहीं और बड़े होंगे। करेंगे क्या ऐसा? नहीं ना। गाय भैंस इनको तो मतलब लेके चल दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है, एक जगह नहीं तो दूसरी जगह। लेकिन गेहूं को तो नहीं बोलोगे ना कि देख बचपन तूने यहाँ गुजार लिया, जवानी अमेरिका में गुजारेंगे, बुढ़ापा तो यूरोप में ही निकलेगा, मौत तो चाहे कुछ भी हो जाए एशिया में ही होगी लौट के, मतलब ऐसा नहीं कुछ मतलब करोगे ना। जब स्थायी बस्तियां बनी तो उसकी बहुत बड़ी वजह थी खेती का होना। इन्होंने खेती की जब खोज कर ली तो सबसे पहले खेती के जो साक्ष्य मिलते हैं
तो इन्होंने गेहूं की मतलब खेती की, और ये तुम्हें साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ पाकिस्तान से। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से। और जो चावल की खेती के जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं कोल्डी हवा, ये जगह है तुम्हारी कहां पे? महाराष्ट्र में। और चावल की खेती के साक्ष्यों की बात आए तो तुम भारत लगा देना, और जब गेहूं की बात आएगी तो कहां लगाओगे आंसर? पाकिस्तान लगाओगे। अब एक तीसरा मतलब जो मामला रह गया वो रह गया आग की खोज। किसकी खोज? आग की खोज। अब देखो इसको समझने की, ऐसे मस्ती में ही समझ जाओ चीजों को तो ज्यादा बढ़िया रहोगे। 3-4 लोग थे, 3-4 लोग क्या है, शिकार लेके जा रहे थे। 2 लोग मतलब साथ साथ में चल रहे थे, 2 लोग टांग के ले जा रहे थे ऐसे करके, मतलब अपना हिरन समझ लो ऐसे करके। लेकिन तभी क्या हुआ, सामने से एक और हिरन दिखाई पड़ा। तभी एक मतलब प्रौढ़ आदमी था, उसने एक पत्थर उठाया, उठा के मारा। हिरन में तो जाके नहीं लगा, एक पत्थर में लग गया। और पत्थर से पत्थर जैसे ही टकराया, शीशा शीशे से नहीं टकरा रहा है यहाँ पे पत्थर पत्थर से टकरा रहा है। और जैसे ही पत्थर पत्थर से टकराया तो यहाँ पे चिंगारी निकली, और चिंगारी निकलने की वजह से वो सूखी घास थी, सूखी घास से वो चिंगारी ने मतलब संपर्क बनाया, और स्थिति बनी कि वहां पे आग लग गई। लेकिन इनके लिए ये घटना मतलब अकल्पनीय थी, इन्होंने ऐसी कभी घटना देखी नहीं थी जंगल में। तो ये लोग डर की वजह से उस शिकार को वहां पे छोड़ के भाग गए। जैसे ये शिकार को छोड़ के मतलब भागे वहां से, तो थोड़ी देर बाद मतलब आग, जितना जो घास था, सूखा घास था, वहां आग लगी हुई थी, तो ये शिकार को भी उस लपेटे में ले लिया। थोड़ी देर बाद आग बंद हो गई। ये धीरे 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 बहुत दूर से देखते रहे उसको कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर ये आग बंद हुई तो ये धीरे धीरे करके पास में आए शिकार के। शिकार के जैसे ही पास में आए तो उन्होंने शिकार को टच करके देखा तो शिकार सॉफ्ट हो चुका था। ये तो एकदम व्हाइट व्हाइट लेके आए थे, अभी ये ब्लैक पड़ गया पूरी तरीके से। लेकिन जो शिकार पहले खाने में, क्योंकि ये कच्चा मांस खाने के आदी थे, कच्चा मांस खाते थे, पहले शिकार खाने में जो अच्छा नहीं लगता था, या उसके कंपैरिजन में अभी वो शिकार बहुत टेस्टी हो गया है। अब ये लोग पीछे पड़ गए कि ये घटनाएं घटित क्या हुई थी। तो इन्होंने जब लगातार लगातार प्रैक्टिस की, तो वही वाला मामला है कि भाई प्रैक्टिस तो परफेक्शन की जननी है। इन्होंने लगातार लगातार देखा कि ये मतलब मैंने पत्थर कैसे मारा था, कहाँ क्या हुआ है, ये भगवान ने किया है, इसने किया, उसने किया। इनके माइंड में उस समय भगवान जैसा पता नहीं थॉट था या नहीं था, मुझे मतलब नहीं पता इतना। लेकिन इन्होंने सारी की सारी मतलब जो प्रक्रिया अपनानी होती है वो सब अपना ली। लास्ट में जाके इनको पता चला कि मतलब पत्थर से पत्थर टकराया और उसमें से चिंगारी निकली, उससे मतलब आग निकली, और उस ऐसे आग लगती है। फिर ये उसको यूज करने लग गए। तो अगर पेपर में प्रश्न आता है कि आग की खोज के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आंसर लगा देना चाइना। क्या लगा देना? चाइना। अब सुन लो अच्छे से, चावल की खेती के प्रमुख पहले साक्ष्य भारत से, गेहूं की खेती के पहले साक्ष्य पाकिस्तान से, और आग की खोज के पहले साक्ष्य कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं? चाइना से। अब इधर देखो, मैंने तुम्हें बता दिया कि इनके जो मतलब जो रहने का जो मामला था वो क्या था, खाने पीने की व्यवस्था कैसी थी, इनका धीरे धीरे मतलब क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो पुरापाषाण काल में मानव पूर्णतः शिकारी था, बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था, पेड़ों पर आवास हुआ करता था, आग की खोज हुई, और चित्रकारी के जो साक्ष्य मतलब चित्रकारी ये इसी समय से करने लग गए थे। और भीमबेटका जैसी गुफाओं का जो मतलब मामला है ना, वो पाषाण काल से ये संबंध रखती है। भीमबेटका तुम्हारी मध्य प्रदेश में ही है, रायसेन जिले में है। ठीक, मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो ये 10,000 बीसी से लेके 6,000 बीसी तक चला। इसमें इतना ज्यादा मतलब लोड मत लेना, इनके जो मतलब समय काल को लेके इतना ज्यादा मतलब कंफ्यूजन है। इतिहासकार अलग अलग किताबों में अलग अलग मतलब चीज मतलब लिखते रहे, तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं कि मतलब ये टाइम पीरियड को लेके ज्यादा दिक्कत करो। तो मध्य पाषाण काल अपेक्षाकृत छोटे पत्थर, मतलब इनके कंपैरिजन में छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ। सर्वप्रथम औजार के रूप में कुल्हाड़ी का प्रयोग हुआ, ये पेपर में आ जाए तो भाई लगा लेना। प्रक्षेपास्त्र मतलब मिसाइल तकनीक का प्रयोग है, वो इसी काल में मतलब शुरू हो गया। ठीक है, और पालतू पशु कुत्ता बनाया और गुफाओं में निवास स्थान बना लिया इन्होंने मध्य पाषाण काल। जब नवपाषाण काल की बात करते हैं तो ये 6,000 बीसी से लेकर 3,000 बीसी तक मतलब ये चलता है। ज्ञानी मानव जो होमोसेपियंस आज मतलब जिसे हम मतलब बोलते हैं आज का जो मनुष्य है, उसकी जो बनने की जो प्रक्रिया है कि इतना जो दिमागी इंसान है वो कब जन्म लिया, तो वो कौन सा वाला समय है? नवपाषाण काल है। 40,000 ईस्वी पूर्व के आसपास का मतलब ऐसे समय कहीं पे मतलब लिखा आता है, कहीं पे कुछ लिखा आता है। लेकिन जब बात आती है कि कौन से काल की बात है तो नवपाषाण काल मतलब लगा देना। स्थायी मानव बस्तियों का जो निर्माण है वो इस काल में हुआ। पहिए का आविष्कार, काय का आविष्कार? पहिए का आविष्कार है ना, वो भी मतलब इसी काल में हुआ। कृषि का आरंभ हो गया।
मैंने बताया ही अभी कि कृषि के जो पहले साक्ष्य वो कहां से मिलते हैं, व्यवस्थित रूप से पशुपालन करने लग गए। देखो कुत्ते को पालतू बनाया वो अलग बात है, लेकिन व्यवस्थित रूप से पशुपालन करना दूसरी बात है। और खाद्य संग्राहक से ये खाद्य उत्पादक हो गए। देखो पहले ये सिर्फ शिकारी थे, क्या करते थे, शिकार करते थे। अभी ये लोग क्या करने लग गए, ये खेती करने लग गए। अब ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो गए। पहले तो ये मतलब क्या है, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे, आज ये खुद मतलब उत्पादन करने लग गए। ठीक है, सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी गई धातु तावा थी। अगर प्रश्न आ जाए कि मानव ने तावे की खोज कौन से काल में की थी, तो आंसर लगाना नवपाषाण काल में। कौन से काल में, नवपाषाण काल में। लेकिन जैसे ही तावे की खोज हो गई तो उस काल को फिर जाना जाने लग गया ताम्रपाषाण काल। मतलब तावे और पत्थर, मतलब अब स्थिति क्या है, एक धातु के रूप में इनके पास क्या आ गया, तावा। तो तावे की खोज हो गई तो ताम्रपाषाण काल मतलब ये समय इसको बोला जाता है। और ताम्रपाषाण काल की कुछ मतलब उस समय की सभ्यताएं थी, जैसे जौरवे संस्कृति है ना, उन्हीं में से एक। और ऐसी संस्कृति है, जौरवे संस्कृति का एक मतलब वाक्य है कि ऐसे अगर इनके घर परिवार में कोई खत्म हो गया और वो वयस्क है, मतलब युवा अवस्था में अगर खत्म हो गया है, तो ये लोग क्या करते थे, उसके पैर काट के दफनाते थे उसको। क्या करते थे, पैर काट के दफनाते थे। इनको डर रहता था कि कहीं ये वापस आके मतलब हमें खत्म ना कर दे, इस वजह से इसको मतलब पैर काट के दफनाया जाए। ये वाली का अगर कोई पूछ ले तुम्हें कि ये कौन से काल की बात है, तो तुम बोल देना ताम्रपाषाण काल की बात है। कौन सी संस्कृति की बात है, तो जौरवे संस्कृति की बात है। बाकी तुम्हें जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको मतलब या तो हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में मतलब प्रोवाइड करवा ही दूंगा। जैसे बुर्ज होम है, वो मतलब प्रसिद्ध जगह है जम्मू कश्मीर में। काय के लिए मतलब प्रसिद्ध है भाई, गड्ढाघर या फिर कब्रगाह के लिए मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब स्थान होंगे। जैसे भीमबेटका की मैंने बात की, जैसे भित्ति चित्रों के लिए मतलब जो तुम्हारी चित्रकारी है, चित्रकारी है, पेंटिंग, उसके रॉक पेंटिंग, उसके लिए मतलब प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश रायसेन में स्थित है। ऐसी जो चीजें होंगी वो मैं मतलब समझा दूंगा, बात खत्म हो गई। अब यहीं पे देखो, इसको मैं कनेक्ट करता हूँ भाई सिंधु घाटी सभ्यता से, तो समझो अच्छे से। मैंने बोला कि जब पाषाण काल का प्रारंभिक दौर था, उस समय पर मनुष्य पूरी तरीके से पशुओं वाली अवस्था में था। और पशुओं वाली अवस्था से मतलब समझ गए ना तुम, ठीक है। धीरे धीरे उसमें क्रमिक विकास हुआ, उनके बड़े बड़े ग्रुप बनते चले गए। मैंने बोला कि जब स्थायी बस्तियां बनी, तो स्थायी बस्तियां धीरे धीरे एक सभ्यता का रूप ले गई। और सभ्यताओं के रूप में हमें बहुत बहुत बड़ी सभ्यताएं दिखाई पड़ी, चाहे फिर वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे फिर वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे फिर वो चीन की सभ्यता हो, या फिर वो सिंधु घाटी सभ्यता हो। तो उन्हीं सभ्यताओं में से एक है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं, इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोलते हैं, इसे हम आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं, इसे हम मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी बोलते हैं, इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, तो यहाँ पे देख लो इनके नामों में मतलब क्या मामला है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, क्यों इनको मतलब अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो समझो। सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी के आसपास या सिंधु नदी की घाटियों में जिस सभ्यता का विकास हुआ उसे सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। बताओ भाई, ये कोई रॉकेट साइंस है या आसानी से समझने की चीजें। सिंधु नदी की घाटियों में, सिंधु नदी के आसपास जिन समूहों ने अपना निवास स्थान बनाया, उसी सभ्यता को हम क्या बोल रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोल रहे हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय काल की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी, फिर वही वाली बात, इसके समय काल को लेके फिर मतलब डिस्ट्रीब्यूट है। और इसके समय काल को लेके मतलब लोगों में इतना एक तरीके से ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है, वो बोलता है कि नहीं यार ये तो 2700 से है, कोई बोलेगा ये तो 3200 से है, कोई बोलेगा 1900 तक चलेगा, कोई बोलेगा 1500 तक, कोई बोलेगा 1750 तक। लेकिन अभी तक के लिए जो सर्वमान्य है वो कौन सा है, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। एकदम क्लियर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसको भी देख लो तुम, 2500 बीसी भी मतलब मान लो, तो 2500 बीसी तो ये हो गया, मतलब 2500 साल तो ये हो गई। ईसा मसीह से कितने साल पहले की बात है ये, 2500 साल पहले की। और ईसा मसीह के बाद अब कितनी साल निकल गई, 2025। तो ये कुल मिला के तुम्हारा समय हो गया 4525 साल। क्या बोलते हो, 2000 साल ये निकल गई और 2500 साल वो निकल गई। तो 4525 साल पुरानी बात है। और 4500 अगर साल पुरानी बात हम कर रहे हैं, तो उस समय के जो साक्ष्य हैं, वो साक्ष्य हमें मतलब आज मिल रहे हैं, और उनसे पता चलता है कि एक सभ्यता थी और इतनी विकसित सभ्यता थी। तो क्या साक्ष्य मिले
कैसे साक्ष्य मिले और उस सभ्यता के बारे में हमें क्या क्या मतलब जानकारी मिली है उसको हम देख लेते हैं। तो उसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खुदाई हुई उसका नाम है हड़प्पा। कंफ्यूजन है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जिस नगर की खुदाई हुई वो कौन सा है? हड़प्पा नाम है। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे पे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई हुई सबसे पहले। जब इसकी खुदाई सबसे पहले हुई तो इसी के नाम पे उसकी सभ्यता का भी नाम डाल दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता है। इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता इस वजह से नाम दिया गया, पहले ऐसा लगता था कि ये जो सभ्यता है ये सिर्फ और सिर्फ सिंधु नदी के आसपास फैली हुई है, लेकिन जब इसके विस्तार को देखा गया तो इसके विस्तार में मतलब पता चला कि ये सभ्यता बहुत छोटा मोटा मामला नहीं है। ये उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैली हुई है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक फैली हुई है। अगर इसके पश्चिम क्षेत्रफल की या पश्चिम विस्तार की बात करते हैं तो ये सुतका गैंडोर बलूचिस्तान दास्क नदी के किनारे पर स्थित है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, वहां तक फैली हुई है। और इसका जो पूर्वी विस्तार है वो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में वहां तक विस्तार है। और इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 1400 किलोमीटर तक का इसका एरिया है और पूर्व से पश्चिम तक कितनी इसकी लंबाई है? 1600 किलोमीटर। तो ये छोटा सा मामला है कि बहुत बड़ी सभ्यता है? छोटी सी सभ्यता है, बड़ी है ना सभ्यता? एग्जाम कोई भी देना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीजों को मतलब बस बेस कंप्लीट हो जाए तुम्हारे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती है। सर मैं ये पेपर दे सकता हूँ, कोई भी पेपर देना, क्या दिक्कत है? आ गया समझ में? तो देखो इधर, जब हम इस सभ्यता की बात करते हैं तो इसके आकार को लेके जब बात होती है तो होती है कि ये त्रिकोणी अवस्था में फैली हुई सभ्यता है। किसमें? त्रिकोणी अवस्था में। मैंने बोला कि इसके विस्तार का मतलब मामला तुमने देखा, तो विस्तार इसका बहुत ज्यादा है। तो पता चला कि इसका विस्तार सिर्फ सिंधु नदी तक सीमित नहीं है, ये सरस्वती नदी तक फैली हुई है। इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। हड़प्पा नाम क्यों दिया गया? हड़प्पा नाम क्यों दिया गया भाई? सबसे पहले कौन से नगर की खुदाई हुई? हड़प्पा की, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता बोला गया। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोला गया? क्योंकि लोगों को लगता था कि सिंधु नदी के आसपास फैली हुई सभ्यता, इसको सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जब पता चला कि इसका दायरा बड़ा है तो इसको नाम क्या दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। ठीक है, और सरस्वती क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में, जैसे तुमने नाम सुना होगा गंगा यमुना सरस्वती, सुना है या नहीं सुना है? सुना है, लेकिन सरस्वती नदी अभी दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन उस समय का मतलब मामला हुआ करता होगा। तो बोला गया कि सरस्वती नदी तक फैली हुई है, मतलब सिंधु से लेके कहां तक फैली हुई है? सरस्वती तक। इस वजह से इसको क्या नाम दिया गया? सिंधु सरस्वती सभ्यता। फिर इसको नाम दिया गया कांस्य युगीन सभ्यता। हम लोगों ने देखा था पहले पाषाण काल मतलब पत्थर, फिर हमने ताम्र पाषाण काल मतलब तांबे की खोज हो गई, और जैसे टिन की खोज हुई, काहे की? टिन की, तो तांबे और टिन से जिस उत्पाद की मतलब जो प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं कांसा। तो कांसे की जो मतलब खोज हुई वो कौन से काल में हुई? हड़प्पा काल या फिर हड़प्पा सभ्यता में हुई। इस वजह से इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी बोलते हैं। इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी बोलते हैं। लेखन शैली के आधार पर इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। 3 भागों में डिवाइड करने में जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल या सभ्यता। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। क्या बोलते हो भाई? प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक का मतलब क्या है? इस काल में ना तो लेखन शैली थी, पढ़ने लिखने की तो कोई बात ही नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब इतिहास का सबसे पुराना काल या इतिहास का वो काल जहां पे लिखने पढ़ने का दौर नहीं था, प्रचलन नहीं था। समझ गए भाई? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो पाषाण काल बता दोगे कि नहीं बताओगे? क्लियर? एकदम क्लियर है ना? आद्य ऐतिहासिक काल की बात आएगी तो आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जहां पे लेखन शैली तो थी, उस समय के लोग पढ़ने लिखने वाले भी थे, लेकिन उनके समय की लेखन शैली आज हमें समझ में नहीं आती। जैसे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को बोला जाता है भाव चित्रात्मक लिपि। क्या मतलब? हम सिर्फ बोलते नहीं, अरे भाई शब्दों पे क्यों जा रहा है यार, भावनाओं को समझ। आज हम मतलब सिर्फ और सिर्फ उनके
अक्षरों को देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये वाला अक्षर कहीं एम तो नहीं है, ये वाला अक्षर कभी मां को प्रदर्शित तो नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, हम सिर्फ क्या लगा रहे हैं, अंदाजा। क्या लगा रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन लेखन शैली तो थी ना उनके पास, लेखन शैली तो थी ना। आज की जो पीढ़ी है, वैसे मतलब ऐसा कभी भगवान ना करे, लेकिन मैं मान लेता हूं कि आज ऐसा हो एकदम से ये प्रकृति मतलब ये पूरा का पूरा जो आज का जो व्यवस्था है वो नष्ट हो जाए। नई व्यवस्था जैसे ही जन्म ले तो हो सकता है कि उसको हिंदी इंग्लिश ना आती हो, और धीरे 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 वो सीखने की कोशिश करे, तो फिर वो अंदाजा लगा सकती है सिर्फ कि यार हिंदी में ये लिखा होगा। अब उसको बेचारे को क्या पता है कि ये क्या लिखा है, छोटा बच्चा बता देगा ये क्या लिखा है, या नासमझ व्यक्ति जिसको हिंदी नहीं आती है, मतलब उस व्यक्ति को क्या पता है कि ये लिखा क्या है। या फिर हमें क्या पता है कोई फ्रेंच में क्या लिख के बैठा हुआ है, स्पेनिश में कोई क्या लिख के बैठा हुआ है, जर्मन में कोई क्या लिख के बैठा है, पुर्तगीज में कोई क्या लिख के बैठा हुआ है। हमें तो भैया भारत की भाषाओं की बात करें तो हमें कहाँ आती है तेलुगु, हमें कहाँ आती है तमिल, भाई नहीं आती ना तो तेलुगु आती, ना तमिल आती, ना कन्नड़ आती, ना उड़िया आती है, नहीं समझ रहे हो ना। दक्षिण भारत की हमें मतलब कोई भी भाषा नहीं आती। अगर हम मतलब उधर मतलब बात कर लें, जैसे मतलब बात करो कि जो रीजनल लैंग्वेज जो मतलब होती है नॉर्थ ईस्ट की जो रीजनल लैंग्वेज होगी, कहाँ हमें आती है। हम लोगों को क्या आता है, हम लोगों को या तो मतलब इंग्लिश आती है या हिंदी आती है, छोटे मोटे लेवल पे समझ लेंगे, पंजाबी को समझ लेंगे थोड़ा सा, हरियाणवी को थोड़ा बहुत समझ लेंगे, भोजपुरी क्योंकि ये हिंदी से रिलेट करती हैं, इस वजह से समझ में आ रहा है। इंग्लिश का इतना प्रभाव क्यों बढ़ गया, क्योंकि इंग्लिश की स्थिति ऐसी है कि आज बिना इंग्लिश के कुछ हो नहीं रहा है, इस वजह से मतलब कंडीशन हो गई। बात कर तो प्राग ऐतिहासिक काल मतलब वो वाला दौर जहां पे लेखन शैली का कोई विकास नहीं हुआ था। आद्य ऐतिहासिक काल वो वाला दौर जहां पे लेखन शैली का विकास हो गया, लेकिन आज हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ऐतिहासिक काल वो लेखन शैली का विकास भी हुआ जिसे हम आज पढ़ भी सकते हैं। कोई दिक्कत है कि भाई समझ गए अच्छे से, नहीं समझे तो मैंने तुमसे बोला हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला, सिंधु सरस्वती क्यों बोला, सिंधु सभ्यता क्यों बोला, कांस्ययुगीन क्यों बोला, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्यों बोला, मात्र सत्तात्मक क्यों बोल रहे हैं इसको। मात्र सत्तात्मक इसको इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि यहां से जो प्राप्त साक्ष्य है ना उसमें बहुत ज्यादा मतलब महिलाओं की मतलब हमें मूर्तियां मिली हुई हैं। इससे ऐसा लग रहा है कि ये लोग मतलब या तो समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। मात्र सत्तात्मक और पितृ सत्तात्मक में क्या फर्क होता है, जब डिसीजन मेकिंग में प्रमुख भूमिका पिता की हो या पितृपक्ष की हो तो वे कैसा समाज है, पितृ सत्तात्मक। और अगर माता की है तो मात्र सत्तात्मक। जैसे ही मैं तुमसे पूछता हूं कि भैया किसके बच्चे हो, तो तुमने कभी अपनी मम्मी का नाम बताया मुझे, नहीं ना, किसका नाम बताते हो, पापा का। समाज कैसा है, पितृ सत्तात्मक। कैसा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये। जैसे ही मैं तुमसे बोलता हूं कि भैया गोत्र कौन सा है तुम्हारा, तो किसका बताते हो, पापा का क्या मम्मी का, है मम्मी का। लेकिन मामला तो आधा आधा है ना, क्योंकि ये समाज पितृ सत्तात्मक है। इस वजह से जो लड़की होती है, लड़की की जो शादी होती है वो ससुराल में जाती है तो सिर्फ खुद को वो अलग कर लेती है, बाकी उसके सारे के सारे जो बच्चे हैं वो मतलब पिता की साइड जाने वाले हैं। वो जैसे उनसे पूछो, गांव में तुमसे पूछता हूँ भाई कौन से गांव के, तो तुमने कभी अपने ननियाल का नाम बताया है, जबकि तुम्हारे लिए तो जैसे पिता का घर वैसे माता का घर बराबर होना चाहिए था, लेकिन नहीं होता है ना। बोलते नहीं नहीं वो तो मेरे मामा का घर है, मेरा घर तो वहां है। समझ गए। अगर मात्र सत्तात्मक समाज होती तो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो तो मेरे पापा का घर है, मेरा घर तो अब भी नहीं समझे। तो पितृ सत्तात्मक समाज में मतलब पितृ जो या फिर मतलब जो पिता की साइड वाला या जो मेल है वो डोमिनेटिंग भूमिका में रहता है, वो एक तरीके से डोमिनेंट रहता है, उसके ऊपर प्रभावी रहता है मात्र जो सत्ता है उसके ऊपर। तो ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब मात्र सत्तात्मक समाज रहा होगा। कन्फर्म तो इस वजह से नहीं बता सकते क्योंकि इस समय पे जो चीजें लिखी गई उनको पढ़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और इसको और भी सभ्यताओं के मतलब नाम से ऐसे जानते हैं, तो जैसे इसको बोलते हैं नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ के जो नगर मिले वो नगर इतने इतने विशाल नगर मिले कि आज भी अगर उनसे मतलब हम कंपैरिजन की जाए तो कभी कभी तो ये लगता है कि मतलब वो अच्छी थी सभ्यता या आज बढ़िया है। आज पता चल रहा है कि भैया रोड बना दिया और रोड के साइड में जो नाली बनाई वो रोड से ऊपर बना दी, नाली का पूरा पानी रोड पे मतलब घूम रहा है। उस समय पे उन्होंने जो सड़कें बनाई वो आज तक मतलब उसी अवस्था में है। उन्होंने जो मतलब बिल्डिंग्स बनाई वो आज भी उसी अवस्था में है। उन्होंने जो नालियां बनाई, उनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो इतनी सुदृढ़ थी कि आज भी उसकी तारीफ होती है।
तो उनकी जो नगरीय व्यवस्था थी, चाहे हर घर में कुआं, मोहनजोदड़ो की जब बात करोगे तो हर घर में कुआं, स्विमिंग पूल जैसे मतलब साक्ष्य मिले, स्नानागार, इतना मतलब इनके पास अन्न का भंडार होता था कि इन्हें मतलब अन्नागार बनाने पड़े, मतलब गोदाम बनाने पड़े अन्न को रखने के लिए। तो मतलब इससे एक चीज पता चल रहा है कि ये खेती भी अच्छी करते होंगे, हाँ या ना। और व्यापार प्रधान समाज इसको मतलब बोला जा रहा है, और व्यापार प्रधान समाज इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि इस समय पे लोथल जैसे विकसित बंदरगाह हुआ करते थे, और इन लोगों के पास जहाज से व्यापार करने की मतलब व्यवस्था हुआ करती थी। ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। सड़कें इन्होंने बड़े तरीके से मतलब बनाई, इन्होंने अपनी जो कॉलोनी बनाई है, शहर बनाए, तो शहर को बिल्कुल एक डिजाइन तरीके से मतलब बनाया गया, एक क्रम से मतलब मकान बनाए। और उन मकानों की जो बड़ा वाला रोड है, जिस रोड से मतलब जैसे व्यापार का जो साधन चलता है, उस वाले रोड की साइड बड़ा वाला द्वार खुलेगा, लेकिन जो पगडंडी रास्ता है ना, वो मतलब मुख्य द्वार की तरफ ना खुल के बल्कि पीछे की साइड से मतलब इन्होंने पगडंडी मतलब रोड बनाए। तो ये समझदारी की मतलब एक तरफ मतलब इशारा कर रहा है ना। आज हमारी स्थिति क्या हो रही है, हमारी स्थिति हो रही है कि मतलब सबसे अमीर कौन, जो रोड पे आ गया। पहले बोला नहीं जाता था किसी को ऐसे करके कि भैया वो तो रोड पे आ गए, रोड पे आने का मतलब होता तबाह हो गए। आज जैसे ही बस बोल दो कि वो तो रोड पे रहने लग गए, मतलब अमीर है। हाईवे से रोड है, वो हाईवे से मतलब मकान बना हुआ है, हाईवे से मतलब उनके खेत हैं, हाईवे से ये है। नहीं है तो फिर वो दौर दूसरा था, वो लोग दूसरे थे। समय बदल गया, क्या करा, ठीक है, चीजें मतलब चेंज हो गई। अभी रोड पे आने वाले लोग अमीर हैं। क्लियर। तो उस समय की जो मतलब नगर नियोजन प्रणाली थी वो बहुत बेहतर थी। और मैंने तुम्हें बोला कि नगरीय सभ्यता, गांव और नगर में मतलब फर्क क्या होता है। अगर कोई बोले कि ये गांव है और ये नगर है, तो देखो जिस जगह की 70% आबादी प्राथमिक क्षेत्र के कार्यों में संलिप्त होती है उसको गांव बोला जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के कार्य क्या होते हैं, या तो वो कृषि कार्य कर रहे हैं, या फिर वो पशुपालन कर रहे हैं, समझ गए, मछली पालन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर इन चीजों में अगर संलिप्त है तो वो गांव है। और अगर वो व्यापार पर डिपेंडेंट है, वहां की मतलब आबादी 70%, तो फिर वो क्या है, नगर है। और अगर बीच वाली स्थिति है तो वो कस्बा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा होगा। चीजों को समझ गए कि नहीं समझे अच्छे से, जितना मैं समझा सकता हूं समझा दिया मैंने, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता अभी तो शुरुआत ही नहीं की, अभी तो बात कर रहे थे कि मतलब इस सभ्यता का नाम क्या है, इसको क्यों अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों बोलते हैं, सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं, कांस्ययुगीन क्यों बोल रहे हैं, आद्य ऐतिहासिक क्यों बोल रहे हैं, नगरीय सभ्यता क्यों बोल रहे हैं, मातृ सत्तात्मक क्यों बोल रहे हैं, भाव चित्रात्मक मतलब जो भाषा है उसको क्यों मतलब उसको नाम दिया जा रहा है, नहीं समझे हैं। चलो, और वो इंग्लिश वाला टर्म था इंडस वैली सिविलाइजेशन में बोल रहा था। तो इंडस जो शब्द है, वो इंडस जो शब्द है वो इंगित करता है सिंधु नदी को। किसको, चलो अब देख लो भाई सिंधु घाटी सभ्यता को। इसका बैकग्राउंड, चार्ल्स मैसन नाम का एक व्यक्ति है, इसने 1826 में थोड़ा सा मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या ऐसा कुछ अंदाजा लगाया कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है या कुछ रहा है, लेकिन उस समय पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया इनके ऊपर के मतलब, तो इसकी खुदाई उदाई नहीं हुई। अंग्रेज हैं ये। अलेक्जेंडर कनिंघम है 1853 से 54 के बीच में, इन्होंने भी मतलब कोशिश की। और अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोला जाता है, जनक बोला जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। पेपर में आ जाए तो लगा देना, ठीक है। इन्होंने भी कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी। बर्टन बंधु ये इंजीनियर थे, 1856 की बात है। इन्होंने क्या किया, ये तो इंजीनियर आदमी है, इन्होंने मतलब ये लाहौर से कराची के लिए जो रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था, और इन्होंने मतलब खेल कर दिया वहां पे जो ईंट ईंट जो मतलब उसकी खुदाई उदाई हुई, ईंट ईंटों को मतलब लगा दिए पटरी में। मतलब बाद में जाके पता चला कि ये खा गए, मतलब नहीं समझ में आया, इन्होंने सभ्यता को नष्ट कर डाला। अब जैसे मान लो कि कहीं से पता चले कि ये रेलवे लाइन डल रही और कहीं से इनको मतलब गिट्टी मिल जाए ऐसी, तो ये क्या करेंगे, समझ में आ गया ना, ये तो यूज कर लेंगे। लेकिन बाद में पता चले कि भैया वो गिट्टी नहीं थी, यहाँ पे कब्र थी किसी की, तुमने पता हुआ क्या करी, दांगे बाबा का स्थान तोड़ दिया। नहीं समझ गए कि नहीं समझे, ऐसी कुछ स्थिति वाला मामला। अब फिर बाद में जाके सर जॉन मार्शल हैं, इनके नेतृत्व में मतलब इसकी खुदाई हुई, हड़प्पा सभ्यता ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति हैं जैसे दयाराम साहनी, तो 1921 में हड़प्पा की खुदाई इसके नेतृत्व में हुई। रावी नदी के किनारे पर यह स्थित है ये शहर।
मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई 1922 की ये बात है। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है ये भी पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो, और ये हड़प्पा भी पाकिस्तान में। ये सिंधु जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का वहां पे है, और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है वहां पे है। इतना ज्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं है। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है, और ऐसा मतलब इतिहासकारों का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों हो सकता है कि इस पूरी सभ्यता के या इस साम्राज्य की जुड़वा राजधानी रहे हैं। समझ गए? और एक फिल्म भी आई है ना मोहनजोदारो करके आई है, किसकी? ऋतिक रोशन की। देखी है कि नहीं देखी है? नहीं देखी? देख लिया करो यार, कभी मौका मिले तो ऐसी चीजें। क्या करते हो फिर 24 घंटे? सिर्फ रील स्क्रॉल। चलो कोई बात नहीं, करते रहो। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की जैसे अगर हमें समझना हो तो जैसे सामाजिक स्थिति क्या थी, यहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी, यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, इससे हम समझ पाएंगे कि हड़प्पा सभ्यता का ओवरऑल मामला था क्या। तो यहाँ की सामाजिक स्थिति की बात करो तो मातृसत्तात्मक समाज दिखाई पड़ता है। शांति प्रिय समाज था। शांति प्रिय इसको इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में कहीं से भी हथियारों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। शांति प्रिय होगा तभी तो, अगर किसी के घर से मतलब तलवार चाकू ये मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक अंदाजा लगा लेते हैं कि भैया कैसे लोग रहे होंगे। हाँ या ना? हथियार विहीन समाज दिखाई पड़ता है। वेश्यावृत्ति तो यार प्रत्येक काल में मौजूद रही है, और वो मौजूद थी, है, रहेगी। ये ऐसी चीजें हैं कि इनको मतलब खत्म करना मतलब बहुत असंभव जैसी चीजें हैं। युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं, मतलब एक के साथ दूसरे को दफनाने वाला जो मामला, और एक के साथ दूसरे को, इसका मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति मर गया तो दूसरे को मार के दफनाने वाला मामला, ऐसा कुछ शायद, क्योंकि इस चीज को कंफर्म तुम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति मरा है और एक व्यक्ति के साथ में एक कुत्ते को दफनाया गया है। किसको दफनाया गया? एक व्यक्ति के। तो हो सकता है कि कुत्ता इनका प्रिय रहा हो। नहीं समझे? और वर्ण व्यवस्था तो नहीं थी, ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्ग व्यवस्था मतलब रही होगी। और वर्ग व्यवस्था का पता ऐसे लगता है कि जो शहर है ना सिंधु घाटी सभ्यता के, वो शहर दो, ऐसे मान लो कि ये शहर है पूरा, और ये शहर है दो पार्ट में डिवाइड है। तो एक पार्ट में मतलब समृद्ध लोग रह रहे होंगे, कुलीन लोग रह रहे होंगे, और दूसरे में आम लोग रह रहे होंगे। और आम का तो सीधा मामला, या तो उसको चूस दिया जाता है या फिर उसका अचार बना दिया जाता है। पक्का रहा तो चूस लिया, कच्चा रहा तो अचार बना दिया। समझ गए? तो आम है, चाहे वो कल आम था, आज भी आम, कल भी आम रहेगा। ठीक है? ये लोग कैसे हैं? कुलीन, मतलब कैसे? समृद्ध लोग। तो मैंने तुमसे बोला कि चाहे वर्ण व्यवस्था यहाँ रही या नहीं रही, लेकिन यहाँ पे वर्ग व्यवस्था थी। और कभी भी ऐसे बोलो तुम, कोई भी समाज, अगर तुम इस स्थिति में हो कि कभी पूर्णतः मतलब जो समानता की स्थिति वाली बात करते हो, वो कभी नहीं होती। क्या हम चार भाइयों में समानता हो सकती है 100%? चार लोगों में समानता हो सकती है? नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, बाकी जिसमें जितना टैलेंट होगा वो तो अपने टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ेगा। आ गया समझ में? और दुनिया प्यार से नहीं चलती, काय से चलती है तुम कमेंट में बता देना, ठीक है? तो धार्मिक स्थिति, यहाँ की धार्मिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे मंदिर, मठ मंदिर उस समय पे थे नहीं, तो मंदिर पूजा कहां से होगी जब थे ही नहीं मंदिर अंदर तो। लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा थी, क्योंकि मूर्तियों के साक्ष्य मिलते हैं यहां से। चाहे तो वो मातृ देवी की मूर्ति मिली हो, चाहे फिर पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हो। ऐसा बोल सकते हैं कि भैया हो सकता है कि एक देवी रही हो और एक देवा रहा हो। नहीं समझ में? तो बोला जाता है कि जो पशुपतिनाथ है ना, वो भोलेनाथ है या महादेव है। तो अगर ऐसा है कि अगर वो महादेव है, तो फिर मुझे ये कहने में मतलब कोई संकोच नहीं है कि पूरे विश्व भर में महादेव से पहले किसी और की पूजा नहीं होती थी। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज भी मतलब भोलेनाथ से ज्यादा मूर्ति किसी की नहीं बनेगी विश्व भर में। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो सबको साथ के चलते, वो सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। समानता ही है उनका जो सर्वोच्च गुण है वो। ठीक है? तो मूर्ति पूजा मतलब यहाँ पे हुआ करती थी। नटराज शिव है ना, नटराज शिव की जो मतलब मूर्ति है वो, इसको मतलब वैसे ये नटराज है ना, ये तो चोल काल में मतलब मिलेगी, लेकिन इसी को हम इससे मतलब जोड़ के देख रहे हैं। एक श्रृंगी सांड और कुंवर वाला जो मतलब ऊंट है ना, वो यहाँ से मतलब तो बोला जा रहा है कि जो एक सींग वाला जो नादिया है ना, सांड है ना, वो भोले बाबा से उसको कनेक्ट कर दिया कि ये वही है। और कंफर्म तो मतलब चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि इतिहासकारों में भी इसको लेके मतलब क्या है, मतभेद है। और मतभेद मतलब तो चीजें रहती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपन को तो सिर्फ मतलब मूवी है ना, कौन सी, बॉस,
उसमें अक्षय कुमार बोलता रहता है, मतलब किसी बात होती है, मतलब अपन को क्या, अपन को तो सिर्फ पानी निकालना है ना, तो अपन को क्या, अपन को तो सिर्फ पेपर निकालना है। समझ में आ गया? तो पेपर निकालना है, पानी नहीं निकालना है ना। क्या निकालना है? पेपर निकालना है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली यहां से। मातृ देवी की मूर्ति देखो, एक महिला है और उस महिला की नाभि से एक पौधा निकल रहा है। क्या? महिला की नाभि से एक पौधा निकल रहा है। तो अब इसको लेके देखो, मैंने फिर वही वाली बात बोली, अगर लिखी हुई चीजों को अगर हम पढ़ पाते तो डायरेक्ट बता ही देते कि महिला कौन है, या फिर ये किसको दर्शा रही है, क्या इसका मामला है। अब तो बची हुई चीजें हमारे पास अंदाजा लगाने के लिए, तो इसका अंदाजा लगाया गया। एक तो ये अंदाजा लगाया कि ये जो इसकी नाभि से जो पौधा निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, संकेत कर रहा है, वो या तो ये धरती मां को इंगित कर रहा है। धरती उर्वरा की भूमि है, मतलब एक उर्वरा की देवी है, इसी से तो सब कुछ यार, हम लोग इसी की वजह से धरती मां बोलते हैं कि नहीं बोलते। और दूसरी कंडीशन हो सकता है वो हमारी मां को इंगित कर रहा हो, क्योंकि सृष्टि की जो जननी है वो मां है। तो चाहे तो बात वो धरती मां की हो तो कोई दिक्कत नहीं, और चाहे फिर वो मां की बात हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मातृ देवी की जो मूर्ति है वो ये, इसका मतलब ये है कि इसका महत्व तो था। ठीक है, फिर उसके बाद बात करें तो आडंबर मतलब विद्यमान। भाई आडंबर तो विद्यमान थे, यहाँ पे तुम देख नहीं रहे हो, मतलब क्या कंडीशन कर रहे हैं, एक के साथ दूसरे को दफनाया जा रहा है। यहाँ पे मतलब एक मटके में, मतलब मटके में कुछ ना कुछ मतलब भर के रखा जा रहा है कुछ, इसका मतलब ये इनके यहाँ पे आडंबर रहे होंगे कुछ ना कुछ, तभी तो ये कंडीशन है इनकी। आडंबरों में जैसे मान लो कि आज भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो क्या करते हैं, उसको पिंड देने जाते हैं, मतलब उसको जैसे खाना रखने जाते हैं, उसके लिए पिंड मतलब क्या, खाना रखने ले जाते हैं, मतलब मरे हुए व्यक्ति को। हमारे अंदर अभी भी ऐसा भरा हुआ है अपने माइंड में कि ये व्यक्ति अभी मरा नहीं है। और कभी कभी तो तुमने सुना होगा, गांव में बोलते हैं कि देखो जब तक तेरहवीं नहीं होती है ना, तब तक आदमी घर में ही रहता है, इस वजह से घर में भी पिंड देते हैं। नहीं देखा है? घर में उसको मतलब ढक के रख देते हैं उसको, ऐसे करके, मतलब 13 दिन। नहीं देखा? पता नहीं तुम्हें? पता है ना? तो जो 13 दिन तक जो सिस्टम चलता है, जैसे ही वो 13वीं हो जाती है उसके बाद बोलते हैं कि अब ये जहां पे भी चला गया होगा, स्वर्ग गया तो स्वर्ग, नरक गया तो नरक, मतलब टर गया। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ये शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूं पता है? मैं शब्दों का प्रयोग इस वजह से कर रहा हूं कि जब तक मतलब स्वार्थ होता है तब तक तो वो हमारा अपना है, स्वार्थ खत्म हुआ उससे रिश्ता खत्म कर लेते हैं। अपना बेटा होता है, अपने चाहे पिता की बात हो, भाई की बात हो, किसी की बात हो, तब ऐसी स्थिति, जब तक वो जिंदा है ना तब तक तो स्थिति ऐसी है कि वो हमारा अपना है, हमारा स्वार्थ है उससे। जैसे ही वो खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ये होता है जल्दी से जल्दी इसको मतलब ठिकाने लगाया जाए। हाँ या ना? नहीं करते ऐसा? और अगर मान लो कि घर में से कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो कमाने खाने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति मतलब परिवार को चलाने वाला व्यक्ति है, या जिनसे मतलब स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, उस व्यक्ति की डेथ होती है तो पूरा का पूरा परिवार मतलब रो रो के ऐसी करके पटक पटक के सिर पटक रहे हैं बुरी तरीके से। वो उस व्यक्ति के लिए नहीं पटक रहे यार, तुम समझ ही नहीं रहे। वो उस व्यक्ति के लिए नहीं पटक रहे रत्ती भर भी। उनको पता हुआ है कि अब ये पैसा चला गया, अब ये घर कैसे चलेगा। बल्कि रोते रोते बोलती भी औरत है, पूरा कमाने करने वाला सब वही था, म्यो का मतलब एक हाथ टूट गए। तू ऐसे भी तो बोल सकते थे कि उनसे मतलब पैसे को छोड़ के भी बात कर लो। मैंने तो देखा बूढ़ा भी आदमी होता है ना, तब भी क्या बोलते हैं, मनमोहन तो टांग है पित्तू। मतलब समझ रहे हो तुम? मतलब उनका पूरा का पूरा स्वार्थ पे चीजें मतलब डिपेंडेंट पूरी तरीके से, ये तो करता रहता था, वो तो करता। अरे भाई कम से कम उस इंसान से भी संबंध रखी लो। तुम्हें अपने स्वार्थ से मतलब था, अगर स्वार्थ से नहीं होता ना तो व्यक्ति से होता, तो फिर तुम व्यक्ति के लिए परेशान होते, व्यक्ति के लिए रोते। तुम अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हो। जाने वाला है वो तो चला ही गया, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन जब घर में कोई बूढ़ा आदमी खत्म होता है तो तुम उत्सव मनाते हो। उससे पहले जब वो खटिया पे मतलब जैसे मान लो कि लेटा हुआ है, उसके पर मतलब जब उसकी स्थिति नहीं रही है, तब चिल्ला चिल्ला के जब वो बोलता है ना, कि बेचारा ऐसे बोलता है कि बहू थोड़ा पानी ले आ, मरे वो कब तो पानी दे देती, मतलब पूरे भाई 4 साल निकल गए। लेकिन जैसे ही वो मर गया
उसके बाद उसी बहू को देखो, ऐसी नौटंकी करेगी कि जिस खटिया पे वो मरा है ना, ऐसा लगता है कि उसी खटिया पे पटक पटक के अपना सिर अपनी जान नहीं दे दे। चलो वो तो अपनी जगह पे, जब जिंदा था तब उसको टाइम पे पानी नहीं दे रहे थे, मरने के बाद यज्ञ करवा रहे, नचने के लिए मतलब लोगों को बुला रहे, बोले सुड्डा होंगे अब तो। हाँ भैया सुड्डा तो होंगे ही, कटका जो खत्म हो गया है। नहीं समझ में है? तो आडंबर मतलब आज भी विद्यमान है, कल भी विद्यमान थे और वो रहेंगे, वो खत्म नहीं होते। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, इससे मतलब पता चलता है कि यहाँ पे यज्ञ हवन होते रहे होंगे। ठीक है, राजनीतिक स्थिति की बात करें तो कुछ एकदम 100% तो चीजों को नहीं बोला जा सकता है, लेकिन ऐसा रहा होगा, हो सकता है अगर राजतंत्रात्मक व्यवस्था रही हो तो कोई ठोस तो उदाहरण इसका मतलब कुछ मिला नहीं है, कुछ ऐसा साक्ष्य भी नहीं मिला है, क्योंकि व्यक्ति तो अब है नहीं, तो कैसे पता लगा। हथियार यहाँ से कुछ मिले नहीं है, तो लोकतंत्र जैसा भी नहीं बता सकते, राजतंत्र ऐसा मतलब ऐसे ही कुछ इतिहासकारों ने लिख दिया है कि यहाँ पे जो मतलब राजा रहा होगा वो मतलब एक तरीके से आम आदमी रहा होगा या निम्न कुल से आने वाला व्यक्ति मतलब राजा रहा होगा। अब निम्न कुल से आने वाला कुछ नहीं है, पता नहीं, क्योंकि मान लो ऐसे। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये व्यापार प्रधान समाज है, क्या व्यापार प्रधान समाज है, और इनका जो व्यापार है ना वो बहुत दूर दूर तक से मतलब होता था। इनका व्यापार चाहे मेसोपोटामिया मतलब इराक ईरान की जो सभ्यता है वहां से रहा हो, चाहे मिस्र की सभ्यता है वहां से रहा हो, दक्षिण भारत से राजस्थान से इनका मतलब जो व्यापार मतलब हुआ करता था अच्छा खासा। हालांकि राजस्थान का अधिकतर जो एरिया है वो तो इसी सभ्यता के अंतर्गत मतलब आता था, जैसे तुमने नाम सुन रखे हैं कालीबंगा की बात हो फिर, है ना। चलो, इसके कुछ समृद्ध मतलब बंदरगाह हुआ करते थे। समृद्ध बंदरगाह जो थे, उस समृद्ध बंदरगाहों में लोथल है सबसे प्रमुख बंदरगाह। तो लोथल मतलब ये भोगवा नदी के किनारे पे मतलब गुजरात में स्थित है, और बैलगाड़ी से और नाव से इनका मतलब व्यापार हुआ करता था। तो ये भी अपने आप में मतलब बहुत बड़ी बात है। अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो नगरी मतलब सभ्यता है, विकसित सभ्यता की श्रेणी में आने वाली ये सभ्यता है। मेसोपोटामिया और मिस्र में इसे मेलुआ शब्द के नाम से मतलब जाना जाता है। तो एक अन्य शब्द भी अगर बोले कि मेलुआ शब्द है, मेलुआ क्या, मेलुआ जो सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता है, तो फिर बता देना भैया कि मतलब सर ने एक और बता रखा था, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, उन्हीं में से क्या मेलुआ सभ्यता है। वो किसको इंगित करता है, सिंधु घाटी सभ्यता को इंगित करता है। नगर एक दूसरे से समकोण, मतलब ये नगर नहीं है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। ये जो सड़कें है ना, इनकी जो सड़क क्या करती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी भाई। ठीक है, कांसे की खोज हुई थी। पक्की ईंटों का जो प्रयोग है ना वो इस सभ्यता में मतलब मिलता है। तो मैं कालीबंगा राजस्थान में जो जगह है, नगर है, वहां पे पकी हुई ईंटों के मतलब साक्ष्य मिले हुए हैं। हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, विशाल अन्नागार है, मतलब जो इन्होंने अन्न रखने के लिए जो गोदाम बनाई वो सबसे बड़ी इमारत है। भाव चित्रात्मक मतलब शैली है, यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ रहे हो ना चीजों को अच्छे से। चलो ठीक है, नगर नियोजन यहाँ का सुदृढ़ था। नगर नियोजन का मैंने बता ही दिया तुम्हें कि यहाँ की जो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे नालियों की बात हो, चाहे यहाँ पे हर घर में कुएं की बात हो, चाहे फिर यहाँ पे स्विमिंग पूल जैसी स्थिति की बात हो, चाहे फिर इनकी बनी हुई इमारतों की बात हो, चाहे अन्नागार की बात हो, स्नानागार की, समझ गए ना, क्लियर। तो इनकी नगर नियोजन व्यवस्था बहुत बेहतर थी। ठीक है, घोड़ों के साक्ष्य मतलब यहाँ हड़प्पा सभ्यता में घोड़े नहीं थे, लेकिन यहाँ से शायद कभी इंपोर्ट हुए हों घोड़े, तो यहाँ से मतलब कुछ हड्डियों के अस्थि पंजर मिले हैं। सुरकोटदा एक जगह है, वहां से मतलब हड्डियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे मैंने तुम्हें पानी दिया तुम मुझे खाना दे दो, मैंने तुम्हें कद्दू दिया तुम मुझे लौकी दे दो, ये वस्तु विनिमय प्रणाली होती है। कोई मतलब बोला कि चलो भैया मेरे घर पे आज मतलब चना रखे हुए हैं, तुम एक काम करो मुझे गेहूं दे दो, मैं तुम्हें चना दे देता हूँ। समझ गए वस्तु विनिमय प्रणाली, गाय के बदले घोड़े देना, वस्तु विनिमय प्रणाली, बात खत्म। ठीक, टेराकोटे की मूर्तियों का मतलब प्रयोग हुआ था। ये मतलब प्रश्न आया था ऐसे करके कि मतलब काय के पत्थर थे, तो सैल खड़ी ऐसे करके ये मतलब पत्थर हैं। ठीक है, लाल रंग के चमकदार मतलब मटके मिले हुए हैं यहाँ से, मृदभांड, समझ गए। और लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, ये चन्नू दड़ो एक जगह है वहां से मतलब, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ के, अब ये नहीं पता कि लिपस्टिक मतलब महिलाएं लगाती थी कि पुरुष लगाते थे। अच्छा, अभी जैसे मान लो कि मतलब महिलाएं मतलब लिपस्टिक लगा के घूम रही है ना, तो मतलब किसी को
कोई अचंबा वाला मामला नहीं होगा। लेकिन अगर पुरुष लगा के घूम जाए तो अचंबा। लेकिन वो फिर वही वाली बात कर रहा हूं, अगर पुरुष टकला होके निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अगर महिला टकली होके निकल जाए तो तुम समझ नहीं रहे हो ये क्या होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि हम जिसको जिस अवस्था में देख रहे हैं ना, उसको हम उसी अवस्था में देखना चाहते हैं। जैसे वो अपनी अवस्था चेंज करेगा ना, जैसे बोलते नहीं कि गांव में कोई अंग्रेज ना आ जाए, अब वो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, पूरे गांव के बुड्ढे पीछे चल रहे हैं, मतलब कहाँ जा रही है मैडम, मतलब मतलब एक तरीके से बोलते नहीं कहा, अरे उनको ऐसा लगेगा ना कि मतलब अंग्रेजी मैडम है। मतलब वो एक पता नहीं मूवी थी, उसमें करिश्मा कपूर थी और नाना पाटेकर है ना, वो मतलब उसमें होता है बड़ा तगड़ा सा, मतलब फिल्म का तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उसका जो बेटा होता है ना वो शादी करके उसमें होता है अरबाज खान, जहां तक है वही है। तो वो करिश्मा है, कौन है फिर, वो अक्षय खन्ना है उसका नाम, पक्का याद आ गया भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, फिल्म का नाम तुम बता देना, इतना मैं बता रहा हूँ ठीक है। अक्षय खन्ना, करिश्मा कपूर और नाना पाटेकर मतलब उसमें है। तो वो उसका जो अक्षय खन्ना होता है वो मतलब शादी कर लाता है मतलब करिश्मा कपूर, मतलब वो बिलायती मैडम, तो वो उसको मतलब तो उसका जो रहन सहन है गांव का रहन सहन है उससे वो मेल नहीं खाता, तो मतलब वो बोलता है कहाँ से पकड़ ला है इसको बुलाती मैडम को, मतलब ऐसे करके, मतलब समझ में आ गया वही वाली स्थिति। तो क्योंकि जो हम जिस हिसाब से देखते रहे अपने गांव परिवार की महिलाओं को, हम उसी हिसाब से देखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को जिस हिसाब से देखना चाहते हैं उसी हिसाब से देखना चाहते हैं। और तुम्हें ऐसी घटनाएं कई एक बार मिलेंगी कि जहां पे मतलब जैसे मान लो कि अभी पिछले साल की बात है, ये उत्तर प्रदेश की बात है, वहां पे एक लड़की ने मतलब जीन्स पहन लिया, इसके चक्कर में उसके भाइयों ने उसे पीट पीट के मार दिया। काय के चक्कर में, जीन्स पहनने के चक्कर में, और पिटवाने में उसके बाबा ने बोला कि मेरे सामने इसको मारो जान से। और फिर पता है क्या हुआ, उसी जीन्स का खेल देखो, उन्होंने क्या किया, उसको पीट पीट के मार दिया जान से, उन्होंने बोला कि जान से मर गई, और उसको उठा के नदी में फेंकने गए, वो जीन्स मतलब क्या पुल से ऐसे लटका रह गया। इन्होंने सोचा था कि वो तो मर गई, ये लौट के भी मतलब आ गए वहां से। सुबह वो मतलब जो लाश है वो लटकती हुई मिली, मतलब एंगल से, मतलब जींस लटक नहीं समझ में आया तुम्हें। अब लोग, हाँ, अब ये फिर वो बाद में जाके मतलब पता चला कि हुआ क्या है, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को इस वजह से मार दिया क्योंकि उसके दादाजी ने बोला कि तू हमारा संस्कृति मतलब खराब कर रही है, हमने मतलब बोला है कि सलवार सूट पहन। तो भैया सलवार सूट, तुम या तो चीजों को समझ लो कि सलवार सूट हमारी संस्कृति कहां से हो गई। सलवार सूट भी तो मतलब भाई इस्लाम उसको लेके आया हुआ है। हमारी संस्कृति पता है क्या है, हमारी संस्कृति है धोती पहनना। जो सनातनी संस्कृति है वो धोती पहनना है, चाहे तो वो महिलाओं की बात हो चाहे फिर वो पुरुषों की बात हो। महिलाएं भी मतलब धोती पहनती हैं और पुरुष भी, मतलब जैसे बाबा रामदेव को देखा तुमने, उस तरीके से मतलब पुरुष रहने वाला मामला। और भाई तुम रूढ़िवादी मत बनो, और ना तुम्हें मतलब अंग्रेज बनने की जरूरत है। जो चीजें अच्छी हैं उनको हम स्वीकार करेंगे चाहे वो किसी की भी हो, और जो चीज बुरी है उनका हम तिरस्कार करेंगे चाहे वो अपनी ही क्यों ना हो। नहीं समझ में आए, जो चीज अच्छी है वो तो अच्छी है ना, वो किसी की भी हो। मेरे दुश्मन के यहाँ पे भी अगर अच्छे से पढ़ाई होती है, मेरे दुश्मन के यहाँ पे भी कोई अच्छा काम हो रहा है, मैं अपने बच्चे को वहां पे भेजूंगा ना भाई। दुश्मनी अपनी जगह पे, पढ़ाई लिखाई अपनी जगह पे। क्या मेरा दुश्मन मेरे बच्चे को पढ़ाएगा नहीं अच्छे से? अगर उसके अंदर शिक्षक वाला गुण होगा तो वो तो समानता बरतेगा, और अगर शिक्षक वाला गुण नहीं है तो नहीं पढ़ाएगा, बात खत्म हो गई। आ गया समझ में? तो यहां से नर्तकी की मूर्ति मतलब मिली हुई है। नर्तकी की मूर्ति से मतलब एक पता चलता है यहाँ पे कि भाई यहाँ पे या तो वेश्या प्रति मतलब रही होगी, या फिर यहाँ के लोग मस्त मौला तो कम से कम रहे ही होंगे, ज्यादा कुछ हो या ना हो। बाद में लास्ट वाला मामला है कि सिंधु घाटी सभ्यता है उसका फिर विनाश कैसे हो गया, तो अलग अलग मतलब लोगों का मानना है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आग लग गई, लोग बोलते हैं आक्रमण हो गया, कुछ हो गया कुछ हो गया। लेकिन जो इसके मूल कारण की जब बात होती है या फिर सर्वमान्य जो कारण है, तो वो बोलते हैं कि इसका विनाश हुआ बाढ़ के कारण। और मैंने बोला सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में उस समय बाढ़ आ गई होगी और इस वजह से वो सभ्यता नष्ट हो गई। कुछ लोग बच गए थे, वो दक्षिण भारत की साइड मतलब भाग गए,
और आज भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ियन थे, और दक्षिण भारत में जो लोग रहते हैं वो कौन है, द्रविड़ियन लोग हैं। तो जो भग गए वो बच गए, तो मर गए वो मर गए, बात खत्म। आगे चल के नई सभ्यता को हम पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे हम वैदिक सभ्यता, मतलब बोलेंगे, और वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मतलब चीज़ें समझ में आई होंगी। और भाई पढ़ाने का तरीका तो मेरा यही है, भारत की राजधानी नई दिल्ली पढ़ना है तो कहीं और पढ़ लेना। जय हिंद, हर हर महादेव।